हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस, जिसको हम इवॉल्व्ड कंस्ट्रक्शन इन द रेसिप्रोकल लैटिस के नाम से भी जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप आज का टॉपिक समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है, रेसिप्रोकल लैटिस हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसको हम ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आपने रेसिप्रोकल लैटिस को समझा हुआ है तभी आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का टॉपिक और डिराइव करते हैं ब्रैग्स कंडीशन इन रेसिप्रोकल लैटिस। देखिए स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि क्रिस्टल लैटिस के साथ दो प्रकार के लैटिस जो हैं वो एसोसिएटेड होते हैं। एक होता है डायरेक्ट लैटिस, जिसको हम रियल लैटिस भी बोलते हैं। जितने भी ब्रेवियस लैटिस होते हैं, चाहे वो 2 डायमेंशन में हो चाहे वो 3 डायमेंशन में हो, वो सभी डायरेक्ट लैटिस की कैटेगरी में आते हैं। क्रिस्टल लैटिस के साथ एक और लैटिस भी एसोसिएटेड होता है, जिसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल लैटिस। डायरेक्ट लैटिस में अगर आपने एक्सरे डाइफ्रैक्शन करवाना है और क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो वहाँ पर एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी होती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रैग्स कंडीशन, जो कि होती है 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, जहाँ पर d है इंटरप्लेनर स्पेसिंग, दैट इज स्पेसिंग बिटवीन 2 एडजेसेंट पैरेलल प्लेन्स, और लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ एक्सरे और n है ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी डायरेक्ट लैटिस के केस में, तभी एक्सरे का डाइफ्रैक्शन जो है वो पॉसिबल हो पाता था। पीपी इवॉल्व सर ने हमें ये कहा कि सेम ब्रैग कंडीशन हम किसी रेसिप्रोकल लैटिस सिस्टम के लिए भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, रेसिप्रोकल लैटिस लिया और उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन की, और उस कंस्ट्रक्शन की हेल्प से 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा को वेरीफाई किया। ये कंडीशन वहाँ भी ऑब्टेन की गई रेसिप्रोकल लैटिस के लिए, और उन्होंने ब्रैग्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करके दिखाया, जो कि आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आखिरकार ब्रैग्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म किस फॉर्म में आपको दिखाई देने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको स्टार्ट कहाँ से करके आएंगे। आइए पहले वो देख लेते हैं। In direct lattice system, diffraction takes place when the condition 2d sin theta equal to n lambda is satisfied। किसी भी डायरेक्ट लैटिस सिस्टम में जो एक्सरेज का डाइफ्रैक्शन होता है वो कब होता है, जब ब्रैग्स लॉ कंडीशन जो कि होती है 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, ये सेटिस्फाई हो रही होती है, तभी वहाँ पर एक्सरे डाइफ्रैक्शन पॉसिबल हो पाता है। दिस कंडीशन कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम रेसिप्रोकल लैटिस सिस्टम। पीपी इवॉल्व सर ने हमें ये कहा कि सेम ब्रैग्स कंडीशन हम किसी रेसिप्रोकल लैटिस सिस्टम में भी ऑब्टेन कर सकते हैं। कंसिडर अ रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस विच हैज लार्ज नंबर ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स एज शोन इन फिगर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस कंसिडर करना होगा, जो कि एक 3 डायमेंशनल स्पेस होगा, बट हमारा ब्लैक बोर्ड जो है वो 2 डायमेंशनल है। तो यहाँ पर हम रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस जो है वो 2D में शो करेंगे, और रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस जो है वो बहुत सारे रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स से मिला के बना होगा, जो कि रेगुलरली एक वेल डिफाइंड ऑर्डर में अरेंज होंगे। तो ये है हमारे स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट किसी भी रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस के अंदर, ये है हमारा रेसिप्रोकल लैटिस। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद इवॉल्व सर ने इस रेसिप्रोकल लैटिस में
क्या कंस्ट्रक्शन करी और उसके क्या क्या स्टेप्स रहने वाले हैं उस कंस्ट्रक्शन के लिए, ये हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि पीपी इवॉल्व सर ने रेसिप्रोकल लैटिस सिस्टम के लिए ब्रैग्स कंडीशन ऑब्टेन करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए थे। तो उन्होंने सबसे पहले एक ऐसा पॉइंट कंसिडर किया था इस रेसिप्रोकल लैटिस सिस्टम में जहां पर एक्सरे बीम जो है वो इंसिडेंट होगी। हम मान लेते हैं ये पॉइंट है ए पॉइंट, जहां पर एक्सरे बीम जो है वो इंसिडेंट होगी। इसको आप डॉटेड बनाएंगे। ये है हमारी इंसिडेंट एक्सरे बीम, एक्सरे इंसिडेंट एक्सरे बोल सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने रेसिप्रोकल लैटिस सिस्टम में एक ऐसा पॉइंट लिया ए पॉइंट जहां पर एक्सरे जो है वो इंसिडेंट करवाई जाएंगी, और इस ए पॉइंट से उन्होंने एक वेक्टर ड्रॉ किया और वो वेक्टर था एओ वेक्टर। ये जो वेक्टर था ये कहां पर टर्मिनेट हो रहा था, जहां पर इस रेसिप्रोकल लैटिस सिस्टम का ओरिजिन था। तो उन्होंने इस पॉइंट को रेसिप्रोकल लैटिस सिस्टम का ओरिजिन मान लिया, जिसको उन्होंने ओ से रिप्रेजेंट किया। और स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखनी है आपको, जो एओ वेक्टर की लेंथ होगी वो एक फिक्स लेंथ होगी, और वो लेंथ जो है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती और उससे कम नहीं हो सकती। और वो लेंथ कितनी थी, जितनी आपकी इंसिडेंट एक्सरे की वेवलेंथ होगी लैम्डा, उसका रेसिप्रोकल होगी इसकी लेंथ। तो उन्होंने 1/λ लेंथ का एक वेक्टर ड्रॉ किया एओ वेक्टर, जहां पर एओ वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो इंसिडेंट एक्सरे की डायरेक्शन में होगी। ए पॉइंट जो है वो रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता है। मींस ए पॉइंट जरूरी नहीं है कि आप रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट पर ही लेंगे, आप ए पॉइंट को कहीं पर भी ले सकते हैं जहां पर आप एक्सरे को इंसिडेंट करवाएंगे। और जो ओ पॉइंट होगा वो श्योर होगा कि वो ओरिजिन होगा रेसिप्रोकल लैटिस सिस्टम का। फिर उन्होंने क्या किया, ए को सेंटर मानते हुए और एओ रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया उन्होंने। तो अब हमें ए को सेंटर मानते हुए 1/λ रेडियस का, मीन्स एओ रेडियस का हमें एक सर्कल जो है वो ड्रॉ करना होगा यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स हमने ए को सेंटर मानते हुए एओ रेडियस का एक सर्कल जो है वो यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, और ये सर्कल ऐसा होगा कि ये एक कम से कम एक रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट को तो जरूर इंटरसेक्ट करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सर्कल जो है इस रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ एक ही लैटिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करे, ये एक से ज़्यादा रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट को भी इंटरसेक्ट कर सकता है, बट कम से कम एक रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट ऐसा होना चाहिए जिसको ये इंटरसेक्ट करना चाहिए, तभी हमारी ब्रैग्स कंडीशन 2d sin थीटा इक्वल टू n λ वो डिराइव हो पाएगी फॉर रेसिप्रोकल लैटिस सिस्टम। और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, जिस पॉइंट पर सर्कल रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम नाम दे देंगे बी पॉइंट, और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे h डैश, k डैश, l डैश। अब हम क्या करेंगे, a को b से ज्वाइन कर देंगे ताकि हमें ए बी वेक्टर मिल सके। ये लाइन जो है वो बिल्कुल सीधी होगी, और ये सर्कल भी जो है आप एग्जाम में कंपास से ही ड्रॉ करेंगे। अब आप o को b से भी ज्वाइन कर दीजिए। अब ये जो वेक्टर है ओ बी वेक्टर, ये एक ऐसा वेक्टर है जो एक रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट को, मींस ओरिजिन ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस को एक दूसरे रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट से ज्वाइन कर रहा है। तो ये हमारा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होगा, जिसको हम डिनोट करते हैं जी वेक्टर से। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि इवॉल्व कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स में आप एग्जाम में थ्योरी में क्या लिख के आएंगे। First point is a vector AO vector of length 1/λ is drawn in the direction of incident X-ray beam. Incident X-ray beam ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट एक्सरे बीम। इसी डायरेक्शन में आपको एक वेक्टर AO वेक्टर जो है वो ड्रॉ करना होगा, और इसकी लेंथ जो है वो 1/λ होनी चाहिए, जहां पर लैम्डा जो है इस इंसिडेंट एक्सरे की वेवलेंथ है। ए पॉइंट जो है वो नेसेसरी नहीं होगा कि एक रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट ही हो, ये रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। The point A need not be at any lattice point and point O is the origin of reciprocal lattice. But जो point O होगा वो रेसिप्रोकल लैटिस का ओरिजिन होगा, ये बात श्योर होगी। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं सेकंड स्टेप क्या था।
ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस AO इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा टेकिंग A एज सेंटर। A को सेंटर मानते हुए AO रेडियस का एक सर्कल आपको कंपास से ड्रॉ करना होगा एग्जाम में इस डायग्राम के अंदर। और इस सर्कल को बोला जाता है इवॉल्व्ड सर्कल। 2D के अंदर ये जो शेप होगी राउंड शेप, ये सर्कल की फॉर्म में होगी, बट अगर आप इसको 3D में देखेंगे तो ये आपको सफियर की तरह दिखाई देगा और इसको हम बोलते हैं इवॉल्व्ड सफियर। तो ये आपको लिखना होगा इज नोन एज इवॉल्व्ड सर्कल इन 2D स्पेस, 2 डायमेंशनल स्पेस में ये सर्कल नजर आएगा आपको, एंड इवॉल्व्ड सफियर इन 3D स्पेस, और इसी शेप को हम कहेंगे इवॉल्व्ड सफियर इन 3D स्पेस। लेट द सर्कल इंटरसेक्ट सम पॉइंट S प्राइम K प्राइम L प्राइम ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस एट B। ये सर्कल जो है रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा और वो पॉइंट हमने ले लिया B, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं H प्राइम K प्राइम L प्राइम। तो स्टूडेंट्स 3 स्टेप्स हो चुके हैं, इसके बाद के स्टेप्स हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, और साथ के साथ इसी कंस्ट्रक्शन की हेल्प से हम ब्रैग्स कंडीशन 2D साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा जो है वो भी ड्राइव करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि अगला पॉइंट में आप क्या लिख के आएंगे। तो 4th पॉइंट होगा OB वेक्टर रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर कनेक्टिंग द ओरिजिन O ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस एंड अ पॉइंट B H प्राइम K प्राइम L प्राइम ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा OB वेक्टर है ये ओरिजिन ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस को रेसिप्रोकल लैटिस के ही दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर रहा है, और एक ऐसा वेक्टर जो रेसिप्रोकल लैटिस सिस्टम में एक पॉइंट को दूसरे लैटिस पॉइंट से जोड़ता है, कनेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, जिसको हम कैपिटल G वेक्टर से डिनोट करते हैं। मींस जो हमारा OB वेक्टर होगा वो G वेक्टर के बराबर होगा, विच इज रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। तो आप यही लिखेंगे, दस OB वेक्टर इज इक्वल टू G वेक्टर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। जैसा हमारा डायरेक्ट लैटिस में एक ट्रांसलेशनल वेक्टर होता है जो कि डायरेक्ट लैटिस के किसी पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़ता है, उसी प्रकार से रेसिप्रोकल लैटिस में भी एक ऐसा वेक्टर होता है, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर बोलते हैं, जिसे हम G वेक्टर से डिनोट करते हैं, जो एक रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट को दूसरे रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट से जोड़ता है। तो स्टूडेंट्स 4th पॉइंट कंप्लीट हो गया। ये देखते हैं 5th पॉइंट, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AE ऑफ OB। अब आपने क्या करना है, इस OB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है जो OB को बिल्कुल 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और वो होगा कुछ इस प्रकार से। इस पॉइंट को हम नाम देंगे E। तो AE जो है वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OB, जो कि OB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और वो 2 इक्वल पार्ट्स हैं OE एंड BE। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, ये है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर G वेक्टर, और ये G वेक्टर जो है वो AE के परपेंडिकुलर है, और रेसिप्रोकल लैटिस जो है वो डायरेक्ट लैटिस के एक पर्टिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो हम मान लेते हैं कि ये डायरेक्ट लैटिस का HKL प्लेन है, HKL प्लेन है, और G वेक्टर जो है इस HKL प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और जो रेसिप्रोकल लैटिस होता है वो किसी भी डायरेक्ट लैटिस के प्लेन से कितने डिस्टेंस पर होता है, 1/d डिस्टेंस पर होता है। ये सब कुछ हमने सीखा था जब हमने रेसिप्रोकल लैटिस टॉपिक को डिस्कस किया था। तो कहने का मतलब ये है कि जो G वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, मींस OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, वो 1/d के बराबर होगा, और D क्या है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग इन HKL प्लेन्स। तो आप यहाँ पर लाइन लिखेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AE ऑफ OB, दस AE रिप्रेजेंट्स HKL प्लेन ऑफ डायरेक्ट लैटिस। तो हमने AE का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया OB का, तो इसका मतलब ये है कि AE जो है वो HKL प्लेन को डिनोट करेगा डायरेक्ट लैटिस के, और G वेक्टर जो है वो HKL प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये है कि जो G वेक्टर की लेंथ होगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा OB वेक्टर का या फिर G वेक्टर का, वो 1/d HKL के बराबर होगा, जहाँ पर d HKL है इंटरप्लेनर स्पेसिंग इन HKL प्लेन्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आगे यूज होगा जब हम ब्रैग्स कंडीशन को ड्राइव करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स हमने पिछले सेक्शन में देखा था, क्योंकि रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर G वेक्टर जो कि OB वेक्टर ही है वो HKL के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो G वेक्टर की लेंथ होगी वो होगी 1/d, जो जहाँ पर d जो है वो है इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन
टू एडजेसेंट प्लेन्स ऑफ HKL प्लेन्स। तो HKL फैमिली में बहुत सारे पैरेलल प्लेन्स होंगे, उनमें से आपने दो एडजेसेंट पैरेलल प्लेन्स लेने हैं, उनके बीच की जो स्पेसिंग होगी वो d होगी और उस d के रेसिप्रोकल के बराबर आपके g वेक्टर की लेंथ होगी। तो हमने पिछले सेक्शन में लिखा था OB वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, g वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1/DHKL के बराबर होगा और OB वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम लिख देते हैं OB। तो OB वेक्टर की जो लेंथ होगी वो होगी OB और वो 1/d के बराबर होगी। तो यहाँ से सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ से HKL भी यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये है इंटरप्लेनर स्पेसिंग इन HKL फैमिली। जो HKL प्लेन्स होंगे, बहुत सारे सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स होंगे, उनके बीच में जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगी वो d होगी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम दे देते हैं। अगर हम ट्रायंगल AEO की बात करें, हम अगर ये मान लें कि जो हमारा HKL प्लेन है वो इंसिडेंट एक्सरे के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल है तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्योंकि हमारा AB और AO बराबर है, क्योंकि ये रेडियस है सेम सर्कल की, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्योंकि और साथ के साथ हमने AE को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया है तो ये दोनों एंगल जो हैं वो बराबर होंगे। तो अगर हम ट्रायंगल OAE में साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो वो क्या निकल के आएगी, साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है हमारा OE और हाइपोटेन्यूज है हमारा AO जिसकी लेंथ है 1/लैम्डा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके OE की वैल्यू आ जाएगी 1/लैम्डा साइन थीटा। तो ये OE की वैल्यू आ गई। हमने निकालनी है OB की वैल्यू और OB जो है वो ट्वाइस होगा OE का, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो OE और EB बराबर होंगे। मीन्स जो OB होगा वो OE का ट्वाइस होगा। तो OB होगा ट्वाइस ऑफ OE। तो यहाँ पर OE की वैल्यू पुट कर देंगे तो OB आ जाएगा 2 × 1/लैम्डा साइन थीटा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। ये भी OB की वैल्यू है, ये भी OB की वैल्यू है। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा, कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट 1/d इज इक्वल टू 2/लैम्डा साइन थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2d साइन थीटा इक्वल टू 1 लैम्डा, विच इज अ ब्रैग्स कंडीशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर डाइफ्रैक्शन। यहाँ पर n की जगह 1 आ रहा है। तो nth ऑर्डर डाइफ्रैक्शन के लिए अगर हम ये एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो वो बन जाएगा 2d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा। तो पीपी वॉल्ट सर ने कहा था कि ब्रैग्स कंडीशन को हम रेसिप्रोकल लैटिस सिस्टम में भी रियलाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि अगर हम एक वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं AO इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट एक्सरे बीम, जिस वेक्टर की लेंथ 1/लैम्डा होगी और उस रेडियस का 1/लैम्डा रेडियस का A को सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया जाए और वो सर्कल किसी रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करे सच दैट AB की जो लेंथ होगी वो AO के बराबर होगी, तो ब्रैग्स कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी और यहाँ पर आपको एक्सरे डाइफ्रैक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये है हमारी डाइफ्रैक्टेड रे, ये डाइफ्रैक्टेड रे की डायरेक्शन होगी और ये हमारी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होगी। तो स्टूडेंट्स इसके बाद का पोर्शन हम स्टडी करेंगे जिसमें हम ब्रैग्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में ड्राइव करने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने सीखा कि इवॉल्व्ड कंस्ट्रक्शन की हेल्प से कैसे हम ब्रैग्स लॉ कंडीशन को वेरीफाई कर सकते हैं इन रेसिप्रोकल लैटिस सिस्टम। जो वो कंडीशन आई थी 2d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा, उस अजम्पशन पे आई थी कि हम AO की जो लेंथ है वो 1/लैम्डा रखेंगे, जिसकी वजह से AB की लेंथ भी 1/लैम्डा होगी और ये सर्कल है तो सर्कल की रेडियस AO और AB जो है वो बराबर होंगी, तभी आपका ब्रैग्स लॉ कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो पाएगी। तो स्टूडेंट्स इवॉल्व्ड कंस्ट्रक्शन की हेल्प से हम ब्रैग्स लॉ को वेक्टर फॉर्म ही भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक काम करना होगा। देखिए ये है हमारे पास 1/लैम्डा, अगर हम 1/लैम्डा को 2π से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा 2π/लैम्डा, जो कि होगा k वेक्टर, जो कि होता है वेव वेक्टर। तो अब हमें क्या करना होगा, जितने भी हमने वेक्टर्स लिए थे इस फिगर के अंदर, चाहे वो AO वेक्टर हो, चाहे AB वेक्टर हो, चाहे OB वेक्टर हो, इनको 2π से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हम वेव वेक्टर की टर्म्स में डील कर सकें और वेक्टर फॉर्म ऑफ ब्रैग्स लॉ तक पहुंच सकें। तो आपको एक नया डायग्राम बनाना होगा जिसमें ये तीनों वेक्टर्स आप ड्रॉ करेंगे AB, AO, OB, बट 2π टाइम्स मल्टीप्लाई करके। तो आप एक सर्कल दोबारा से ड्रॉ करेंगे। AB वेक्टर पहले था 1/लैम्डा, अब आपने इसको 2π से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो
तो अब ये न्यू वेक्टर बन जाएगा a डैश b डैश, और इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 2 पाई बाय लैम्डा। और इसी प्रकार से जो AO वेक्टर था वो 2 पाई टाइम्स मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा। इनकी लेंथ बराबर रहेगी क्योंकि ये रेडियस है सेम सर्कल की। ये इसको हम नाम देंगे a डैश o डैश। a डैश o डैश जो है वो AO वेक्टर से 2 पाई टाइम्स बड़ा है यहाँ पर। इसी प्रकार से OB को जब आप 2 पाई टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एक नया वेक्टर मिलेगा O डैश B डैश। तो इसकी हेल्प से, इस फिगर की हेल्प से हम यहाँ पर ब्रैग्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में ड्राइव करने जा रहे हैं। तो आप लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ इवॉल्व्स कंस्ट्रक्शन वी कैन राइट ब्रैग्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इस इवॉल्व्स कंस्ट्रक्शन की हेल्प से हम ब्रैग्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। लेट ऑल द वेक्टर्स ड्रॉन इन फिगर 1 आर मैग्नीफाइड बाय मल्टीपल ऑफ 2 पाई। जितने भी वेक्टर्स हमने इस फिगर में ड्रॉ किए थे, चाहे वो AB हो, चाहे वो A हो, चाहे वो OB हो, उनको 2 पाई टाइम्स मल्टीप्लाई करके हमें नए वेक्टर्स मिलेंगे A डैश B डैश, A डैश O डैश, O डैश B डैश। तो स्टूडेंट्स इसके बाद के जो स्टेप्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स A डैश O डैश वेक्टर क्या है? ये है इंसिडेंट वेव वेक्टर। ये है, इसकी लेंथ थी 2 पाई बाय लैम्डा, और 2 पाई बाय लैम्डा क्या होता है? वेव वेक्टर, K वेक्टर, और इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट वेव वेक्टर क्योंकि इसी डायरेक्शन में, इसी वेक्टर की डायरेक्शन में जो है वो एक्सरे जो है वो इंसिडेंट होंगी। तो आप लिखेंगे A डैश O डैश वेक्टर इज इक्वल टू K वेक्टर, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट वेव वेक्टर। और K वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 2 पाई बाय लैम्डा होगा क्योंकि इसकी लेंथ जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर होगी। इसी प्रकार से जब एक्सरे A डैश पॉइंट पर इंसिडेंट होंगी तो वो इस डायरेक्शन में डाइफ्रैक्ट होंगी, और ये होगा हमारे पास डाइफ्रैक्टेड वेव वेक्टर, और इसको हम डिनोट करेंगे K प्राइम वेक्टर से, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर होगा। तो आप लिखेंगे A डैश B डैश वेक्टर इज इक्वल टू K डैश वेक्टर डाइफ्रैक्टेड वेव वेक्टर, और K डैश वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर होगा। अगर हम इस ट्रायंगल में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दें तो हमें क्या मिलेगा? A डैश O डैश प्लस O डैश B डैश विल बी इक्वल टू थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल दैट इज A डैश B डैश। यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें क्या मिलेगा? A डैश O डैश वेक्टर प्लस O डैश B डैश वेक्टर इज इक्वल टू A डैश B डैश वेक्टर। दिस साइड प्लस दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड। सो A डैश O डैश वेक्टर क्या है? हमारा K वेक्टर है, प्लस ये वाला वेक्टर क्या है? ये है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर G वेक्टर। तो इसकी जगह आप G वेक्टर लिखेंगे इज इक्वल टू, ये है हमारे पास डाइफ्रैक्टेड वेव वेक्टर K डैश वेक्टर, इसको हम थर्ड इक्वेशन दे देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ब्रैग्स कंडीशन सेटिस्फाई करानी है रेसिप्रोकल लैटिस सिस्टम में तो आपके पास ये लेंथ और ये लेंथ जो है वो बराबर होनी चाहिए। ये पॉइंट जो है इसी सर्कल के ऊपर आना चाहिए जो कि 1 बाय लैम्डा रेडियस का सर्कल था, तभी ब्रैग्स कंडीशन सेटिस्फाई होगी और तभी हमारे पास 2d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा जो है वो कंस्ट्रक्शन से पिछले सेक्शंस में निकल के आया था। तो उसके लिए ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होंगी। एज A डैश O डैश एंड A डैश B डैश आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, तो इसका मतलब यह है कि A डैश O डैश वेक्टर जो होगा वो A डैश B डैश वेक्टर के बराबर होगा। ये दोनों वेक्टर्स आपस में बराबर होंगे, मींस इंसिडेंट वेव वेक्टर K वेक्टर विल बी इक्वल टू डाइफ्रैक्टेड वेव वेक्टर K डैश वेक्टर। बट हमने K डैश वेक्टर की वैल्यू निकाली है, ये निकली है K वेक्टर प्लस G वेक्टर, तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे K वेक्टर प्लस G वेक्टर। अगर हम दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दें तो हमें मिलेगा K वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू K वेक्टर प्लस G वेक्टर का स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी A प्लस B के होल स्क्वायर की, जो कि होती है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा यहाँ से G वेक्टर स्क्वायर प्लस 2K वेक्टर G वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसी को हम बोलते हैं ब्रैग्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये है आपका ब्रैग्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि ब्रैग्स लॉ रेसिप्रोकल लैटिस सिस्टम में कुछ इस प्रकार की फॉर्म लेता है और इवॉल्व कंस्ट्रक्शन क्या होती है, और इवॉल्व कंस्ट्रक्शन की हेल्प से हम कैसे ब्रैग्स कंडीशन 2d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा को वेरीफाई कर सकते हैं इन रेसिप्रोकल लैटिस सिस्टम। इवॉल्व स्फीयर जाना, इवॉल्व सर्कल क्या होता है वो भी जाना। तो स्टूडेंट्स आप एग्जाम में यहाँ तक करके आएंगे तो ये टॉपिक जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स के साथ।
टिल देन टेक केयर।